गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट यूपीएससी प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज के दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज हम अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं जो कि है प्रीएम्बल पे। देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। और हाँ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा कथन है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। उत्तर दीजिए। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, डी 1 2 3। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है बी, यानी केवल 1 और 2 गलत हैं, यानी 3 इसका सही उत्तर है। कथन 3 सिर्फ सही है, जिसमें लिखा है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्य पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द, जैसे कि हम जानते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। एलआईसी मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भाग माना गया। अतः कथन 3 सही है। केशवानंद भारती मुकदमे में केरल राज्य में जो 1973 में हुआ था के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रस्ताव को संविधान का भाग भी माना तथा 368 के तहत अनुच्छेद 368, जिसमें अमेंडमेंट की से रिलेटेड प्रोविजंस है, ये लिखा है, तहत संशोधनीय भी माना है। यानी आसानी से जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल के केस में कहा गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है, इसलिए कथन 1 जो है वो गलत है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। प्रस्तावना ना तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। अतः कथन 2 सही नहीं है, यानी जिसमें ऐसा इसमें लिखा था कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ऐसा नहीं है। विधायिका विधानमंडल से शक्ति का स्रोत है, ना तो इस शक्ति का स्रोत है विधानमंडल की, ना ही विधायिका के अधिकारों को प्रतिबंध है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही है? जैसा अभी हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग की पंक्ति से शुरू होती है, तो इस संदर्भ में जिस हिसाब से हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो किस हिसाब से शब्दों का पथ जो है वो आएगा, इस हिसाब से हमें सही क्रम ढूंढना कौन सा है। ए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसका? सॉरी, उम्मीद है उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है डी। देखने से ही पता लग रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये इसकी व्याख्या अगर आप पढ़ने चाहते तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है?
प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ए मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है ए, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, यानी मूल दर्शन है संविधान का। प्रस्तावना जो है उसे मूल दर्शन कहा जाता है, जिसमें संविधान के आदेशों, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि संक्षेप में उल्लेखित है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन निहित है, अतः विकल्प एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न काफ़ी। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है सी, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। सबसे आसान प्रश्न। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है बी, लोकतंत्र दो प्रकारों का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम स्विट्जरलैंड में आसानी से देख सकते हैं, जहाँ जनमत संग्रह के द्वारा लोक नीतियों का गठन सरकार द्वारा कराया जाता है। दूसरा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी हम जनता के द्वारा खुद से शासन नहीं किया जाता, हमारे द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिसे हम आम भाषा में पीएम प्रधानमंत्री कहते हैं। वो संपूर्ण देश का को संचालित करते हैं। जैसे इसमें लिखा, भारतीय संविधान प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह, अतः विकल्प भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और बी दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक दो तीन, अरे एक दो तीन ये चार, अच्छा सॉरी, केवल एक दो तीन और डी एक दो तीन और चार। यहाँ सब बच्चे उद्देशिका को तो लेख के लगा लेंगे तो पक्का है, जहाँ जाए एक है। एलिमिनेशन मेथड भी नहीं हो सकता। ये ट्रिकी क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे करिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी, यानी केवल एक और तीन सही है, यानी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। यहाँ व्याख्या हम पढ़ सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, अतः विकल्प भी सही है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे एवं सुरक्षित रखेंगे, ताकि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तत्व हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। ट्रिकी क्वेश्चन, कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है डी, यानी संविधान लागू होने की तिथि नहीं, तिथि
डी यानी 1, 2, 3 और 4 चारों ही संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। जैसे हम देख सकते हैं व्याख्या इसकी उपयुक्त सभी भारतीय संविधान प्रस्तावना के तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति को प्राप्त करता है। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख। अब यहाँ आके आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि वो आखिर पूछना क्या चाह रहा था कि इनमें से कौन कौन से तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। देख सकते हैं कि हम लास्ट में संविधान लागू होने की तिथि भी दिखाई गई है। अगर आप एक्चुअल भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? आसान प्रश्न काफी, उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर है बी यानी 1, 2 और 3। इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से वही प्रश्न क्रम के ऊपर आ गया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इन चारों को ऐसे सम्मिलित करना है कि प्रस्तावना की हमारी एक संविधान की प्रस्तावना की एक पंक्ति बन जाए। उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है बी यानी 4, 2, 1, 3 यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इस क्रम में शब्द आएंगे। यहाँ पढ़ सकते हैं व्याख्या में। प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तत्पश्चात प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है, अतः बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में से कौन सा ऐसे कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं है। अभी हमने पढ़ा था व्याख्या में, इसकी एक क्वेश्चन आया था, उसकी व्याख्या में हमने ये प्रश्न का उत्तर वहाँ से मिल सकता है। अब ऐसा मत करना आप पीछे जाके फिर उत्तर दे रहे हैं, यहीं से देख लीजिएगा। जो आपको पता है उत्तर तो दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अगला कथन है इसका, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है कि जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2। व्याख्या में देखें, इसका उत्तर तो है उत्तर ए यानी कथन ए सही है, कूट ए सही है, सॉरी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। व्याख्या पढ़ें इसकी। प्रस्तावना उद्देशिका संविधान के दर्शन को सार रूप प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्ति है। उद्देशिका वह स्रोत है जहाँ संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अतः तीनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? अरे कौन से सही है यानी कथन कौन सा सही है बताइए। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को समाहित करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए 1, 2 और 3
2 3 4, 1 3 4, 1 2 और 4। बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, यानी 1 2 और 3 सही है, चौथा जो है वो गलत है। जब अपन भारतीय संविधान व्याख्या देखें तो इसकी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। इसी कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता। अतः कथन एक सही है। उद्देशिका का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। अतः कथन 2 सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। अतः कथन 3 सही है। उद्देशिका संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता व बंधुता को समाहित करती है, न कि मूल अधिकारों को। अतः कथन 4 गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता, विचार की समता। सबसे आसान प्रश्न तो यही है। अब तक इतने सारे प्रश्न हम कर आए, इसके बेस पे भी एक उत्तर मिला था हमें, उसके हिसाब से ये हो सकता है बड़ा होगा। जिसने प्रस्तावना को ढंग से वो सही से उत्तर दे सकता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। इसका सही उत्तर है ए, यानी केवल 1 और 2 सही हैं। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद ये आखिरी प्रश्न होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत, यानी जो संविधान के निर्माता थे उनका मत यानी ओपिनियन निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में। उत्तर बताइए इसका। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा, और ये तो सबसे आसान प्रश्न है जिसकी हम बात करते हुए आ रहे हैं, वही इसका उत्तर है उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। अतः विकल्प ए सही है। लास्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से किस प्रकार के न्याय प्रदान करती है। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक। सबसे आसान प्रश्न ये तो यूं ही दे देंगे, कोई भी दे देगा इसे तो। बताइए उत्तर। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, डी 1 2 3 सही उत्तर बताइए। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी 1 3 4। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू वस्तुत उद्देश्य पक गए सुनते सुनते। ये भी 42वें संविधान संशोधन न्याय, हम पता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। अगला प्रश्न शायद, अरे कितने प्रश्न हैं, 15 प्रश्न डाले थे मैंने तो। अगला शायद आखिरी, अगला प्रश्न लास्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। वाह, बताइए उत्तर। उम्मीद है आपने उत्तर दिया होगा। इसकी सही व्याख्या हम करें तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
LIC ऑफ इंडिया 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, कथन एक सही है, यानी उत्तर इसका ए सही है, केवल एक यानी कथन इसका सही है। धन्यवाद। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।